Okay, so hello everyone, guys. Today we are starting this new chapter, which is ecosystem, जो इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को बहुत ही खूबसूरती के साथ खत्म किया था। एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का अगर हम क्विक रिकैप करें तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि बेसिकली मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम होता क्या है। हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स का जो क्या कहते हैं इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं बेसिकली। एंड देन आफ्टर दैट we studied that what is regulators, what is conformers। उसके साथ हमने बायोम्स की स्टडी की थी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड द टेम्परेचर। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने फिर लास्ट में पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पढ़ी थी, जिस पर हमने जैसे कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कॉमनसिलिज्म क्या होता है, अमनसिलिज्म क्या होता है, देन प्रिडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, राइट। दैट प्लस प्लस इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, राइट। नेगेटिव नेगेटिव को कंपटीशन कहते हैं। तो वी हैव बेसिकली डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, राइट। कि हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन की काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैसे चीजें उसमें चलती हैं, कि प्लस क्या है, जीरो क्या है, नेगेटिव क्या है। एंड उसके साथ साथ हमने ग्राफ की स्टडी भी की थी, जिसमें हमने सिग्मॉइड ग्राफ एंड जे शेप ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर उठा रहे हैं। वहां पे मैंने आपको बोला था कि दो तीन क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। इस पे मैं ये कहता हूँ कि एक एक भी नहीं बोलूंगा, अगेन वही बोलूंगा कि दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे। ज्यादा अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, राइट। सीयूटी यूजी या एनटीए दे ऑलवेज सरप्राइजेस। ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी हम दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ज्यादा हो सकता है तीन आ सकते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में चार भी आ सकते हैं। तो इकोसिस्टम में बेसिकली हम 7 से 8 क्वेश्चंस वो करते हैं एक्सपेक्ट। इकोलॉजी में जो ये पूरी यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स है, राइट। हमारे टाइम पे चार होते थे, तब उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा वेटेज होती थी, राइट। तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन, राइट। कितने? आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल। सो यू कैनॉट इग्नोर इट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं इसमें। हम लोग पहले इकोसिस्टम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है ना, किसकी इंटरेक्शन होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद हम इकोसिस्टम की एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, जिस पर आती है आपकी प्रोडक्टिविटी, है ना, कि प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देन आपकी रेस्पिरेशन के लिए जो यूज होती है एनर्जी उसको क्या बोलते हैं, देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। देन उसके बाद हम सेकंड चीज को पढ़ते हैं विच इज डीकॉम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज अनदर प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम 5 चीजों को पढ़ते हैं कि 5 स्टेप्स को, राइट। जैसे फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये पांचों प्रोसेस को पढ़ेंगे वन बाय वन कि कैसे ये चीज होती है। फिर लास्ट में आती है एनर्जी फ्लो, है ना। लेनमैन का रोल था कि 10% एनर्जी फ्लो। जैसे कि अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करें, जैसे प्लांट है ना। सपोज वो 100% एनर्जी बना रहे हैं, तो 100 से फिर 10% पास ऑन होगी प्राइमरी कंज्यूमर पे, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, तो वो एनर्जी फ्लो है। और लास्ट में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड बायोमास, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक डेफिनेशंस पे देखेंगे सबसे पहले कि इकोसिस्टम क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि इकोसिस्टम एक बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन है। इट मीन्स कि इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं, राइट। तो इकोलॉजी में सॉरी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। बेसिक यही है कि इंटरेक्शन स्टडी करते हैं हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से, जिसका रिजल्ट हम देखने को मिलता है, हमें एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिलता है, राइट। कि फ्लोरा फोना कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कैसे वो नॉन बायोटिक फैक्टर्स के साथ, है ना, मेजर एबायोटिक फैक्टर के साथ कोर एग्जिस्ट करके कैसे वो एक इकोसिस्टम मेंटेन करें, राइट। हाउ ब्यूटीफुली दे आर एबल टू, यू नो, हाउ ब्यूटीफुली दे आर म्यूचुअली एक इकोसिस्टम को वो पैदा कर रहे हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, कि दोनों के इंटरेक्शंस को हम स्टडी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन गिव्स इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन। मतलब यही है कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किन स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं, राइट। हम प्लांट की कौन सी स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें एक स्पेसिफिक रिलेशन जानना है एक स्पेसिफिक प्लांट का उसके एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं, राइट। बिकॉज हर एक स्पीशीज डिफरेंट होती है ना, हर एक जीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। उसके साथ डाटा, डाटा का स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि एक डाटा की अरेंजमेंट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वो एक्सेल शीट में हम रो कॉलम्स देखते हैं, तो वैसे हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो वैसे आप सोच लो कि आपके एयर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रह रहे हैं, राइट। फिर आपके पेड़ में आपको दिख जाएंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, फिर आपके लैंड में आपको दिख जाएंगे जो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर रह रहे हैं, फिर आपको एक्वाटिक एनिमल्स दिख जाएंगे जो वाटर बॉडीज के अंदर रह रहे हैं। तो आप स्ट्राटिफिकेशन कर रहे हो, बेसिकली आप वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफस्टाइल को, ठीक है। तो हम इसकी स्टडी वो करते हैं, और हर एक लेवल पे अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज है। तो
इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, विच इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी हुई है एक पॉइंट की, जिस पर हमने देखा है एक इमेज बनी हुई है एनसीईआरटी में। एक पॉइंट है जिसके साथ में आप देख रहे हो उसके शोर्स में, उसके बाउंड्रीज में आप देखते हो काफी ज्यादा वेजिटेशन ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जहाँ पर एल्गी देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी ग्रासेस देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन आपको दिखते हैं, है ना। देन एक मेजर पॉइंट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्वाटिक एनिमल्स दिखते हैं। ठीक है। देन सॉइल, टेम्परेचर, डे लाइट, सबका अपना अपना एक डिफरेंट रोल है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे। राइट। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं जो सबसे पहले पीएआर, विच इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो आपकी लाइट होती है जो सन से आ रही होती है, उससे आप कितना लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हो, सो दैट यू कैन मेक फ्रूट। फ्रूट नहीं, फूड। राइट। बिकॉज जो प्लांट्स हैं दे आर बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स, एंड ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब सबसे पहले खाना वो बनाएंगे, उसके बाद उसको कोई हर्बीवोर खाएगा, फिर हर्बीवोर के बाद उसको कौन खाएगा? एक कार्निवोर खाएगा, फिर उसको एक टॉप कार्निवोर खाएगा, है ना। ऐसे ही आपकी एक फूड साइकिल बनती है ना। तो उसी को हम बोलते हैं फूड चेन बनती है, फूड वेब बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, कि कैसे इकट्ठे होकर कैसे एक इकोसिस्टम चल रहा है ना, वेल एंड मैनेज तरीके से। राइट। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया गया है, फिर कंज्यूमर्स के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ डिकम्पोजर्स हमारे कौन से होते हैं? एक तो होती है आपकी जीएफसी, विच इज ग्रेजिंग फूडिंग चेन। मतलब जो ग्रेज, मतलब जैसे कि आपका घास है, उसने खाना बनाया, उसको हर्बीवोर ने कंज्यूम किया, देन हर्बीवोर को कार्निवोर ने कंज्यूम किया। लेकिन एक होती है जो आपकी डीएफएस होती है, डीएफसी होती है, विच इज डेट्राइटस फूड कॉम्पोजिशन। मतलब जो आपके प्लांट्स है, राइट, जो आपके एनिमल्स है जो मर गए हैं, जो डेड है बेसिकली, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर का भी अपना एक डिकम्पोजिशन होता है। तो जब वो उसकी डिकेइंग, जो उसकी डिकम्पोजिशन होती है, तो काफी ज्यादा मिनरल्स निकलते हैं उससे। उस पूरी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड डेट्राइटस इज दैट पर्टिकुलर टर्म विच वी यूज फॉर डेड एंड डेड ऑन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है। तो ये सीन है। देन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बेसिक इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इन इकोसिस्टम, जहां पर हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मेटल्स इनटू ऑर्गेनिक मेटल्स। वो कैसे होता है? वो हमारी, जैसे लाइट आती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हो कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है। फर्स्ट एनर्जी लेवल यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपकी केमिकल एनर्जी चेंज होती है, केमिकल एनर्जी बनती है आपकी विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। देन कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं? आपके प्लांट्स होते हैं, उनको हर्बीवोर्स खाते हैं, देन आपके उसको कार्निवोर खाते हैं, एंड देन उसको टॉप कार्निवोर खाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये ऐसे कुछ 10% रूल भी चलता है एनर्जी का, है ना, एनर्जी फ्लो। तो दैट इज हाउ, मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ आए। सो दैट इज हाउ द यूनिडायरेक्शनल फ्लो वर्क्स, राइट, टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ऐसे चलता है, एंड ऐसे ही आपकी लॉस होती है हर एक ऑर्गेनिज्म से। जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी जा रही है, तो ए ऑर्गेनिज्म हीट लॉस कर रहा है, देन बी उसको ले रहा है, देन बी दोबारा हीट लॉस करेगा जब वो सी को देगा। तो ये बेसिक उसकी वो है। देन बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, जो इसका पहला कंपोनेंट है। प्रोडक्टिविटी ये कहती है कि आपके पास अगर एक लाइट सोर्स आ रही है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट सोर्स आती है, जिसको आप लोग एब्जॉर्ब करते हो, या फिर जिसका आप यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, आप एक खाना बना रहे हो, देन वही एनर्जी आपकी देन सेकेंडरी लेवल पे जा रही है। ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली दैट प्रोडक्टिविटी वेयर द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स। क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम प्लांट्स से ही, प्लांट्स की ही बात करते हैं। व्हाई आई एम सेइंग प्लांट्स? बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो खाना अपने आप बनाते हैं, राइट। दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट एंड इन सब चीजों पे जो एबायोटिक फैक्टर्स है। तो ये बात सच है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस वो करेंगे, खाना वो अपने आप बनाएंगे, उन्हीं को हर्बीवोर खाएंगे, और उनको अगर हर्बीवोर खाएंगे तभी उनको कोई कार्निवोर खाएगा। ओके। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है जो प्लांट यूज कर रहा है ड्यूरिंग बनाने के लिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए। ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो वेट की टर्म्स में अगर हम देखें तो ग्राम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके साथ साथ अगर हम एनर्जी की टर्म की बात करें तो इट इज किलो कैलोरीज मीटर पर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। नाउ there is another term which is GPP, that is gross primary productivity. It is the rate of production of organic matter during photosynthesis, कि टोटल प्रोडक्टिविटी कितना हुआ। ठीक है। उसको हम ये बोलते हैं। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। क्यों आती है? जैसे मैं आपको बताता हूँ। जीपीपी, एक सेकंड, GPP, which is gross primary productivity, minus R is equal to NPP, which is net primary productivity. What is GPP? GPP आप सपोज करो
कि आपके पास 100% आपने एक एनर्जी ली सन से, ठीक है, आपने 100% सन से एनर्जी ली, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, क्या वो एनर्जी यूज नहीं होगी? क्या वो रेस्पिरेशन में यूज नहीं करेगा? क्या वो एनर्जी आई और उसी एनर्जी से डायरेक्ट खाना बना दिया? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। प्लांट खुद भी तो रेस्पिरेशन में यूज करेगा। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, तो हम खाना बनाते बनाते हमारी भी तो एनर्जी लग रही है, हम खाना बना रहे हैं, है ना, हर एक चीज पे कर रहे हैं। इनफैक्ट आप ये सोचो कि एक चावल के दाने को खाने के लिए ना, अगर आप एक चावल का दाना खाते हो, तो आप उसको चबाते चबाते ज्यादा एनर्जी लॉस करोगे एज कम्पेयर टू कंज्यूम करने के। ठीक है, मतलब चावल से जो एनर्जी आएगी उस पर कम आएगी एज कम्पेयर टू जितना आप खाने में उसको टाइम लगाओगे, राइट। इट मीन्स कि हर एक प्रोसेस में बेसिकली एक एनर्जी यूज होती है, एंड इन द केस ऑफ प्लांट्स वो रेस्पिरेशन होती है, कि हम रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी यूज हो रही है प्लांट्स के द्वारा, वो आपकी क्या होती है, विच इज दी रेस्पिरेशन। ठीक है, सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब 100% से कितना रेस्पिरेशन पे यूज हुआ, उसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कितना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब अब टोटल अवेलेबल बायोमास कितना बचा है, या कितना प्रोड्यूस किया है किसने, प्लांट ने, आफ्टर द यूसेज। मतलब उसके पास 100% एनर्जी आई, 10% उसने क्या किया, रेस्पिरेशन पे यूज कर दी, 10% उसने रेस्पिरेशन पे यूज कर दी एनर्जी, 100% उसने जीपीपी जो आई थी, देन उसने नेट कितना आपका प्रोड्यूस किया, विच इज 90%. तो net primary productivity is the available biomass for the consumptions to heterotrophs. Okay, तो ये सीन है। देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। अब इसी को कोई कंज्यूमर आके खाएगा, जैसे हर्बीवोर, तो फिर उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। और ऐसे ही फिर टर्शियरी प्रोडक्टिविटी आपकी, उसको एक कार्निवोर आके खाएगा। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी और आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है प्रोडक्टिविटी में, कि जीपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। नाउ हियर कम्स द मेन थिंग, विच इज मार्गदर्शन प्रोग्राम 2026। हम लोग आपको पूरा सिलेबस इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में कवर कराएंगे। उसके साथ अगर आपको मॉक टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी, एंड आपको पीसीबी के कंप्लीट नोट्स और डीपीपी चाहिए चैप्टर वाइज, सो यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम, राइट। उसके बाद पेपर खत्म होने के बाद एक्चुअल बैटल स्टार्ट होती है, राइट। यू आर टोटली न्यू टू दिस फील्ड, आपको पता ही नहीं है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, कौन से नहीं चाहिए होते, प्लस कौन सा कॉलेज, पर्सनल कॉलेज जो आप एम कर रहे हो, इज इट सुटेबल फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, है ना। आपके मार्क्स उतने हैं कि आप उस कॉलेज को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज समथिंग विच इज नीडेड टू बी स्टडी, राइट। एंड उसकी मेंटोरशिप, उसकी गाइडेंस आपको कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज डन बाय अस। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, राइट। मैं सही बता रहा हूँ, आप 12th के बाद ना ब्लैंक हो जाओगे, आपको पता नहीं रहेगा कि चीजें क्या करनी है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। देन रेस्क्यू प्लान, हम लोग लास्ट में ऐसा होता है कि हल्के से मार्क्स इधर उधर हुए कि होप पूरी टूट जाती है ना। तो होप खोनी नहीं है, आपको रेस्क्यू प्लान आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपके पास ऑप्शंस और भी, राइट। वी विल बी टेलिंग यू, वी विल गाइड यू व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव, रादर देन टेकिंग ए ड्रॉप, एक साल बर्बाद क्यों करना है फालतू में, ठीक है। देन स्मार्ट टूल्स इज देयर, 80+ साइंस कॉलेजेस का आपको एक इंसाइक्लोपीडिया मिलेगा। उसके साथ आपको हम स्कोर के बेसिस में, वी विल बी रेटिंग योर स्कोर, एंड वी विल बी असाइनिंग यू वन कॉलेज कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कोर दीज कॉलेजेस यू कैन गेट, है ना। आपकी हमारे अजम्पशंस और हमारे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देन रियल टाइम अपडेट्स एंड अलर्ट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे यूजुअली पेपर के बाद रियल टाइम अपडेट्स, जितने भी नोटिफिकेशंस निकलती है उसको स्किप कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, बिकॉज वो सोचते हैं कि एनटीए के साइट पे, सीयूटी के साइट पे आपको मिल जाएगी। लेकिन हर कॉलेज अपना पर्सनलाइज्ड वेबसाइट पर ही सब चीजें नोटिस को मतलब लॉन्च करता है, और आप वो देखते ही नहीं हो। आपने सोचा मुझे सिर्फ डीयू में जाना है, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि सागर भी बैठा हुआ है ना, बीएचयू भी बैठा हुआ है, जेएनयू भी बैठा हुआ है, जो भी है डिफरेंट कॉलेजेस, राइट। एनएफएसयू ने तो अब, जब एनएफएटी होता था तब अलग बात थी, लेकिन अब तो एनएफएटी एनएफएसयू जो है वो भी सीयूटी के साथ मर्ज हो चुका है। तो आपको हर एक कैंपस की नोटिफिकेशन से अपडेट होना चाहिए। वो कौन बताएगा, वो हम बताएंगे, राइट। ऐसा ना हो कि आपने जस्ट इतनी सी माइनर मिस्टेक की वजह से अपनी सीट खो दी, ठीक है। देन ग्रुप इंटरैक्टिव सेशंस होंगे हमारे साथ, मैम के साथ, जिसमें आपके डाउट्स को लिया जाएगा, है ना, काउंसिल किया जाएगा आपको बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज आवर टैगलाइन, इट सेज दैट वी आर विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। आज पढ़ाने से लेकर जब तक आपके ड्रीम कॉलेज में फर्स्ट डे आपका लेक्चर नहीं लग जाता आपके प्रोफेसर के साथ, तब तक हम लोग आपके साथ हैं, राइट। सो यू कैन स्कैन दिस कोड, ठीक है, ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो टू ज्वाइन द प्रोग्राम, एंड द फीस इज वेरी डिसेंट, राइट, 2999, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं पढ़ाई पे, विच इज डीकॉम्पोजिशन। व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन? डीकॉम्पोजिशन होता है कि बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है।
इनटू सिंपल मिनरल्स। तो हम देखते हैं कि अर्थवॉर्म जो होते हैं उसको हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज अर्थवॉर्म जो होते हैं वो एक जगह टिकते नहीं है, राइट? दे कॉन्टिन्यूसली वो घूमते रहते हैं, एंड जब वो घूमते रहते हैं दे मेक द सॉइल पोरस, एंड उसी के साथ वो एक सॉइल को और ज्यादा फर्टिलिटी बनाते हैं, लूजन कर देते हैं सॉइल को, है ना? एकदम थिक सॉइल नहीं रहती। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि एक फर्टाइल सॉइल पे अर्थवॉर्म का नंबर अच्छा खासा हो, ठीक है? क्योंकि जब अर्थवॉर्म का नंबर अच्छा होगा देन लूजनिंग ऑफ सॉइल होगी, विच हेल्प्स इन एरेशन एंड एंट्री ऑफ रूट। रूट और अच्छे से डीप परफोरेट कर सकते हैं और अच्छी जकड़ पा सकते हैं उस मिट्टी से, ठीक है? देन decomposition break down the complex organic matters into inorganic substances। मैंने बताया था कि मिनरल्स पे तोड़ता है, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक मटेरियल का चेंज है उसी को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और वो है होता कैसे? वो कुछ 5 स्टेप से होता है। एंड इस पर हमको एसेंशियल क्या है, कौन से मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन एंड अदर थिंग्स, ठीक है? देन डेड प्लांट्स कौन से हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम कि कहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है? जैसे लीव्स हो गए, राइट? छाल हो गई, बाक हो गया, राइट? फ्लावर्स हो गए, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर एज वेल, ठीक है? सो इट ऑल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? दैट इज डेट्राइटस। और इसी की मैं बात कर रहा था, विच इज डीएफसी, है ना? जैसे केएफसी होता है वैसे डीएफसी भी होता है, डेट्राइटस फूड चेन, राइट? ये 5 स्टेप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। FLCHM। अब तुम उसको कैसे याद करोगे वो तुम जानते हो, बट बहुत ही सिंपल है। फ्रेगमेंटेशन मतलब सबसे पहले तोड़ेंगे, एकदम ठीक ठाक फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, है ना? जितना भी आपका डेड मैटर है, अगर लीव्स है तो उसको बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल्स में हम लोग तोड़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब वो। लीचिंग में होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन लेयर, फ्रॉम दी ए होराइजन टू दी बी होराइजन, मतलब सॉइल की लेयर्स होती हैं, राइट? तो हम उस फ्रेगमेंटेशन में से और छोटा करके, लीचिंग मतलब उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है उसको हम एक लेयर से नीचे वाली लेयर पे लेके आते हैं। एंड देन कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का नाम ही आपको बता रहा है, टूटना, मतलब ऑर्गेनिक मिनरल्स का टूटना, ठीक है? ऑर्गेनिक मिनरल्स का टूटना। देन ह्यूमिफिकेशन मतलब एक रेजर्वायर बनना जहां पर बहुत सारे, रेजर्वायर का मतलब क्या होता है? एक टंकी, है ना, पानी की, जब नल खोलना है तब निकालो पानी। तो वैसे ही एक रेजर्वायर बनना किसका? एक मिनरल्स का, लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, राइट? और उसको फिर हम लोग लास्ट स्टेप में क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। मतलब जब मिनरल्स नीडेड होंगे देन वो एक रेजर्वायर से मिनरल्स निकालता जाएगा, एंड दैट इज हाउ द होल डिकम्पोजिशन प्रोसेस वर्क्स। मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में आपको एक इसका जनरल ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है? अब हम एक एक करके समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब जो आपके डिकम्पोजिंग, जो आपके प्लांट्स है ना, जो भी आपके डेड रिमेन्स है, उसका छोटे छोटे पार्ट में टूटना, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एंड दैट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट इज, ये अर्थवॉर्म जो होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में, राइट? तो फ्रेगमेंटेशन हो गया नंबर 1। देन लीचिंग बोला था मैंने कि वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके नीचे चले आते हैं, नीचे वाली लेयर पे, नीचे सॉइल होराइजन पे, ठीक है? देन उसके बाद हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं। अब बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स डिग्रेड, मतलब तोड़ते हैं, और ज्यादा तोड़ते हैं किसको? जो सेल वॉल हो रही है ना, जो हर एक चीज है उसको तोड़ते हैं आपके बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, राइट? तो इट डिग्रेड द डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देन एक्यूमुलेशन, अब इन सबको तोड़ दिया, सब कुछ हो गया। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस इज कॉल्ड हमस, राइट? या ह्यूमस, जो भी बोले, हमस नहीं बोले, हमस तो खाने वाली चीज, ह्यूमस। और इसी ह्यूमस को हम लोग रेजर्वायर भी बोलते हैं, राइट? इसी ह्यूमस को हम रेजर्वायर भी बोलते हैं, राइट? और इसी रेजर्वायर से हम लोग मिनरलाइजेशन करते हैं, मतलब प्रोसेस इन विच ह्यूमस, मैंने बताया ना कि ह्यूमस एक रेजर्वायर की तरह एक्ट करता है, जितना आपको न्यूट्रिएंट चाहिए ऐसे निकालते जाओ। तो वही है कि it is the process in which the humus is degraded by certain microbes and the inorganic nutrients are released, right? तो inorganic nutrients release हो रहे हैं उस ह्यूमस ह्यूमस, ठीक है? जो हमारा रेजर्वायर है। तो ये है डिकम्पोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ह्यूमस होता है वो, उसकी काफी रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स द माइक्रोबियल एक्शन, मतलब इजीली उसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता, राइट? उसके बाद इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट। उससे ये होता है कि हमको अब स्लो रेट पे हो रहा है, इसका मतलब वो जल्दी खत्म नहीं हो रहा। और अगर खत्म नहीं हो रहा, इट मीन्स कि हमारे पास अच्छा रिसोर्सेज है, मतलब हमारे पास काफी टाइम तक चलने वाली एक चीज है। एक टंकी पड़ी है पानी की, 5,000 लीटर की है, तो पानी की जहां स्कार्सिटी हो रही है वहां पर वो एक बोनस की तरह काम करता है, ठीक है? देन मिनरलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, ओके? यहाँ पे लिखा भी है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन,
हम सब जानते हैं कि डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, बिकॉज डेट्राइटस काइटिन एंड लिग्निन की उस पर उसकी भी प्रेजेंस होती है, राइट, बिकॉज कुछ बाक जैसा होता है, बाक मतलब पेड़ की छाल, आपको लिग्निन देखने को मिलेगा। देन फंगस की सेल वॉल जो होती है काइटिन, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक, उसको तोड़ना आसान नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन में थोड़ा टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, अगर ये सब प्रेजेंट है वहां पे काइटिन या लिग्निन, ओके। देन detritus is very rich in nitrogen and water soluble substances like sugar has faster rate of decomposition, ठीक है। then temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition, and warm and moist environment, जितना moist environment होगा, जितना humid environment होगा, उतना help होता है decomposition पे। जितना ठंडा इलाका होगा, उतना decomposition में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेनलार ने एक लॉ दिया था कि 10% एनर्जी फ्लो। इस पर एक बहुत ही सिंपल सी टर्म्स बताई गई है कि लेस देन 50% जो हमारी सन से निकलती है उससे का 50% से भी कम सोलार रेडिएशन इज फोटो पीएआर, विच इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और प्लांट उसका 50, एक तो 50% से कम है सोलर रेडिएशन, जिसको हम पीएआर बोलते हैं, और पीएआर का भी 50%, मतलब पीएआर से भी 2 से 10% यूज करता है प्लांट। 1% भी काफी होता है, सही बताऊं तो सोचो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे प्लांट्स हैं, प्लांट सिर्फ 2 to 10% ऑफ पीएआर ही यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, और सारे ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, दे आर द अल्टीमेट गॉड, right? So प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। सो ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप मानो ना मानो, अगर हर्बीवोर प्लांट को खा ही नहीं रहा, तो हर्बीवोर हर्बीवोर रहेगा ही नहीं। उसको भी तो खाना चाहिए, तभी तो उसको कार्निवोर खाएगा। अगर हर्बीवोर की पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, तो कार्निवोर भी फिर घास को खाना स्टार्ट कर देगा एवोल्यूशन के हिसाब से, राइट। सो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। हमेशा याद रखना, एनर्जी फ्लो हमेशा, एनर्जी फ्लो की बात कर रहा हूं मैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन आती है जब हम एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार सर एनर्जी पिरामिड में तो इन्वर्टेड पिरामिड भी आते हैं, बट वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड बायोमास होते हैं। बट एनर्जी फ्लो हमेशा अपराइट होती है, हमेशा अपराइट होती है, ऐसे। यहाँ पे 100% होगा तो ऊपर 10 होगा तो ऊपर 0.1 होगा, ऐसे चलता है यूनिडायरेक्शनल ऊपर को, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, और एनर्जी ट्रांसफर एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एंड 10% एनर्जी ही आपकी एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल पे जाती है, सी। ये मैंने आपको बताया था ना कि अपराइट होता है हमेशा। देख रहे हो आप, प्लांट्स, प्लांट के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर। इन्होंने बताया भी है कि अगर 10,000 किलो कैलोरी है यहाँ पर, तो 10% मतलब 10 से डिवाइड कर दो, 1000 बचेगी, 1000 से 10 डिवाइड करो, 100 बचेगी, 100 से 10 बचेगी। ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे 100% की एनर्जी लेवल है एट द प्रोड्यूसर, तो आपका थर्ड लेवल पे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितना होगा? तो 100 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 10। 10 को कितने डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा 1। मतलब 100 to 10, 10 to 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे 1 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। फूड चेन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फूड चेन जो होती है ना, एक स्पेसिफिक फूड चेन की, आप मान रहे हो कि एक ग्रास को रैबिट खा रहा है और रैबिट को एक शेर खा रहा है, तो ये फिक्स नहीं होता। एक ग्रास को खाने वाला एक सिर्फ रैबिट नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। और एक रैबिट को खाने वाला एक कार्निवोर नहीं है, बहुत सारे कार्निवोर्स होते हैं। तो फूड चेन में एक स्पेसिफिक एनिमल की हम बात करते हैं, ऐसा होता नहीं है, फूड वेब होता है बेसिकली, है ना, जो ज्यादा सही होता है कहीं हद तक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जीएफसी होता है, राइट, which extends from producers to herbivore to carnivore। और एक आपका डीएफसी होता है, which is detritus food chain, जो एक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होता है, which is detritus। और लास्ट में आते आते हमारा क्या बचता है? एक इनऑर्गेनिक मिनरल्स का रिजर्वेशन रिजर्वायर बनता है, जिसको डेट्राइटस फीडर्स खाते हैं, ठीक है। देन एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेजर कॉन्डुइट है एक एनर्जी फ्लो का। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, तो जीएफसी के साथ साथ हम डीएफसी की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ फूड वेब के बारे में, वही मैंने बताया कि फूड चेन से ज्यादा मस्त, मतलब मस्त बोलूंगा, एक्यूरेट ज्यादा आपका फूड वेब होता है, ठीक है। देन फूड चेन वही बात है, मैंने आपको बताया कि एक ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे अगर प्लांट है तो प्लांट को खाने वाला आपका एक रैबिट है, रैबिट को खाने वाला आपका एक वो है ना। तो सर्टेन बायोमास है, उसके बेसिस पे हम लोग एक वो डिसाइड करते हैं, मतलब एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसको भी स्किप करो। ये जो डायग्राम है इसी के बारे में बताया। देखो जैसे ग्रास है, ग्रास ऊपर खा रहा है, रैट खा रहा है, स्नेक खा रहा है, वही है। ये ग्रासलैंड का टेरेस्ट्रियल कंडीशन का बायोम है। एक पॉन्ड का बताया, एक ओशन का बताया। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खा रहा है, जू प्लैंक्टन को फिश खा रही है, फिश को ये खा रहा है। तो आप खुद सोचो कि फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत कम था,
उसको फिर जू प्लैंक्टन खा रही है। तो जो इसका ग्राफ बन रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, वो एक इन्वर्टेड ग्राफ बन रहा है इसका। ठीक है। ग्रास बहुत सारी थी, अनलिमिटेड ग्रास है, उसको खाने वाले कुछ ग्रास होपर्स है, देन ग्रास होपर खाने वाला रैट है। तो ये एक अपराइट ग्राफ बन रहा है, अपराइट पिरामिड बन रहा है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है। देन इकोलॉजिकल पिरामिड, यही बात है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में हम डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स देखते हैं, राइट। एक होता है अपराइट, एक होता है इन्वर्टेड, राइट। तो पिरामिड ऑफ नंबर, अब यहाँ पे एक बताया गया है, जैसे कि दो पिरामिड्स होते हैं, राइट। हम देखते हैं एक ट्री का पिरामिड देखते हैं, सपोज करो एक बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, जिसमें आपके 100 से 200 इंसेक्ट्स रह रहे होंगे, बर्ड्स रह रही होंगी। तो सिंगल ट्री है, एक सिंगल ट्री यहाँ पर बेस पे प्रेजेंट है ना। तो एक सिंगल ट्री बेस में प्रेजेंट है, उसको खाने वाले बहुत से फाइटोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट सिर्फ मतलब मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब एनिमल्स को नहीं खाते, कार्निवोर्स नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो वुड्स को भी खाते हैं ना, हर्बीवोर भी होते हैं, घास को भी खाते हैं, मतलब वुड को भी खाते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स भी होती हैं, राइट। तो आपका ट्री है, ट्री से बहुत सारे 200 से 300 इंसेक्ट्स हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर फिर इतनी सारी बर्ड्स भी हैं। तो इसका जो आपका वो बन रहा है, पिरामिड बन रहा है, वो इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, बिकॉज सिंगल ट्री में इतनी सारी स्पीशीज है। और अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड ग्रास है। उस ग्रास को खाने वाले कुछ एनिमल्स हैं, उस एनिमल को खाने वाले कुछ एनिमल है, तो वो एक अपराइट ग्राफ बनता है। तो हम इकोलॉजिकल पिरामिड की जब बात करते हैं ना, तो हमें दो टाइप के ग्राफ याद रखने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड बायोमास। ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आपका जो है इन्वर्टेड है, और जो मैंने आपको पॉइंट वाला बताया था, ये ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास जो है आपका इन्वर्टेड है। बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कितना ही होगा, कम होता है। ठीक है, देन जू प्लैंक्टन का तो बढ़ता जाता है। ओके। तो ऐसे बात है। तो हम दो टाइप, इन्वर्टेड ग्राफ से क्वेश्चन आता है, सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक आपका पॉइंट में दिख जाएगा, एक आपका ये इन्वर्टेड नंबर वाला ट्री वाला दिख जाएगा। उसके अलावा सारे आपको अपराइट ही दिखेंगे। अपराइट मतलब बेसिक वही प्रोड्यूसर्स प्लांट है, देन आपको एक हर्बीवोर खा रहा है, फिर उसको कार्निवोर खा रहा है, फिर उसको टॉप कार्निवोर खा रहा है। ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम, ट्री के इकोसिस्टम मैंने बताया इन्वर्टेड होता है, और एक सी के और पॉइंट के इकोसिस्टम में आपका इन्वर्टेड होता है। उसके अलावा आपका अपराइट ही होता है। ठीक है। तो पिरामिड नंबर ऑफ ट्री इन इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, बायोमास का इन्वर्टेड है। उसके अलावा पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अब एनर्जी फ्लो की बात हो रही है यहाँ पर, पिरामिड की बात नहीं हो रही ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड बायोमास। यहाँ एनर्जी फ्लो की बात हो रही है कि अगर यहाँ पर 100 है, तो ऊपर 10 जाएगा, देन ऊपर 0.1 जाएगा, देन उसके ऊपर 0.1 जाएगा, है ना। तो ये बात है, ये ध्यान रखना। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड यही है कि जो सेम स्पीशीज के प्लांट, जो सेम स्पीशीज के एनिमल है, ठीक है, तो वो दो, मतलब एक लेवल पे भी मिल जाएंगे, डिफरेंट लेवल पे भी मिल जाएंगे। तो आप खुद सोचो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक टाइगर है और एक लायन है, दोनों सेम और कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लायन टाइगर को खा सकता है, टाइगर भी लायन को खा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इकोलॉजिकल पिरामिड मेंटेन नहीं हो रहा है। सेम अगर कैटेगरी में है बट स्टिल एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट सुटेबल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, जो ऐसा होता नहीं है। फूड चेन में ऐसा नहीं होता कि रैबिट ने घास को खाया, रैबिट को सांप ने खाया और सांप को ईगल ने खाया, ऐसा नहीं होता। बहुत फूड वेब होता है, रैबिट को खाने वाले 50 कार्निवोर बैठे हुए हैं, और ठीक है, और स्नेक को भी खाने वाले सिर्फ ईगल नहीं और भी बैठे हुए हैं, राइट। सो इट डज नॉट एकोमोडेट फूड वेब। वही मैं बता रहा था कि फूड चेन उतना एक्यूरेट नहीं है, फूड वेब ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन फूड वेब के बारे में वो बात ही नहीं बताता। ठीक है। देन सेप्रोफाइट्स का कोई लेना देना ही नहीं है, बताया ही नहीं सेप्रोफाइट के बारे में। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर में आपके फीड करते हैं, जैसे वल्चर्स हो गए, राइट। वही तो, जितने भी स्कैवेंजर्स हैं वही तो हैं, तो उनके बारे में बताया ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज है, ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसको मैंने बताया था एनर्जी लेवल का, पहले भी डिस्कस किया था। ये एक हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और अपराइट होता है। ठीक है। तो इसको आप एनसीईआरटी के डायग्राम पे, वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है। ये इन्वर्टेड ग्राफ है, सी, दिस इज द इन्वर्टेड ग्राफ, जहाँ पे ट्री एक प्रोड्यूसर है, इकोसिस्टम में ट्री का, जिसमें बताया था हमने इन्वर्टेड ग्राफ होगा। एक ही ट्री है, उसको खाने वाले बहुत सारे हर्बीवोर बर्ड्स हैं, उनको भी खाने वाले पैरासाइट्स हैं, एंड उसको खाने वाले हाइपर पैरासाइट्स हैं। तो ये इन्वर्टेड हुआ, राइट। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, तो बहुत सारी ग्रास है, उसको खाने वाले हर्बीवोर्स हैं, उसको खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर है, और उसको भी खाने वाले आपके टॉप कार्निवोर है। ये आपको दिख रहा होगा एक एनर्जी चेन, जिसमें एनर्जी लेवल दिख रहा होगा, 10% रूल आपको फॉलो हो रहा है, राइट, 10% रूल। ठीक है, ये इन्वर्टेड ग्राफ है इसका इकोसिस्टम, उसका पॉइंट का, राइट। सो दिस चैप्टर हैज एंड ब्यूटीफुली, हमने सारे चीजों को डिस्कस किया अच्छे से। इकोसिस्टम हमने पढ़ा, इकोसिस्टम के बाद हम लोगों ने उसके मेन एट्रीब्यूट्स को पढ़ा, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, देन हमने डिकम्पोजिशन को पढ़ा, फिर हमने एनर्जी लेवल्स को पढ़ा, और लास्ट में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को देखा, राइट, कि एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं, सॉरी, इकोलॉजिकल इन एनर्जी पिरामिड्स। ठीक है। सो जीपीपी डिफर्स फ्रॉम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? मैंने आपको बताया था कि जीपीपी से जब हम माइनस करते हैं, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज हो रही होती है, तब हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनती है। ठीक है। सो एनर्जी लॉस्ट इन
रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ, हाँ, उससे जब हम डिफर करते हैं, उससे जब माइनस करते हैं, तो हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है? सो इट इज वेरी सिंपल, बी ऑप्शन है, ठीक है? देन प्लांट लिटर रिच इन लिग्निन डिकम्पोजेस स्लोली बिकॉज लिग्निन और काइटिन, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी डिफिकल्ट होती है ब्रेक करने के लिए, इतनी इजी नहीं होती। दैट इज वाई डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है वो कहीं हद तक स्लो हो जाता है, बिकॉज इट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, है ना? माइक्रोब्स के एक्शन के टुवर्ड्स वो रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए उनको टाइम लगता है उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए, एंड दैट इज हाउ जो डिकम्पोजिशन होता है उसका थोड़ा सा स्लो रेट हो जाता है, ठीक है? तो बी ऑप्शन है, सी। उसके साथ करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हमने फ्रेगमेंटेशन की बात की, फिर हमने लीचिंग की बात की, फिर हमने कैटाबॉलिज्म की बात की, और ह्यूमिफिकेशन की बात की, और फिर मिनरलाइजेशन की बात की। फ्रेगमेंटेशन में तोड़ा, लीचिंग में उन इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स को फ्रॉम एक लेयर टू दूसरी लेयर पे डाला। देन फाइनल कैटाबॉलिज्म, फाइनल ब्रेकडाउन हुआ, जिससे कि हमने एक ह्यूमस को पाया। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक रेजर्वायर की तरह एक्ट करता है, जिस पर जब मिनरल्स चाहिए होते हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हम मिनरलाइजेशन देखते हैं, ठीक है? तो 5 स्टेप्स होते हैं। अगर आप बाकी ऑप्शन देखोगे तो किसी में तो 5 स्टेप भी नहीं है, ठीक है? तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, बी ऑप्शन, सी। एनर्जी pyramids आर ऑलवेज अपराइट, ठीक है? एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू हीट लॉस, बहुत ही सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे एनर्जी पिरामिड्स की बात हो रही है, तो एनर्जी पिरामिड्स है ना, हमें हमेशा बताया अपराइट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अगर यहाँ पर एनर्जी पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड बायोमास होता तो हम इसको कह सकते थे स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ आंसर होता, बिकॉज इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है। किस केस में? एक आपके ट्री के इकोसिस्टम के केस में, और एक आपका पॉन्ड के इकोसिस्टम के केस, ठीक है? तो दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है? इफ एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल इज 10%, ओके, इन्होंने 10% बताया। अब वो डिपेंड करता है, अगर वो 20% बोल रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन 20% के हिसाब से करनी है, कुछ नहीं करना, फिर 20 से डिवाइड कर दो, तो जो भी है उसको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है? क्योंकि हम नहीं जानते ना, सीयूडी यूजी सिर्फ 10% लॉ को पूछेगा, वो तो हमसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। इन्होंने बोला प्रोड्यूसर लेवल पे 10,000 है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे हमने बोला 10,000 है, ठीक है? तो एक लेवल जाएगा, दूसरा लेवल जाएगा, है ना? क्योंकि ये खुद फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इन्होंने किसका पूछा है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल का पूछा है। तो 10,000 से अगर आप 10 डिवाइड करोगे तो 1,000 बचेगा, और 1,000 से 10 डिवाइड करोगे तो आप 100 बचेगा, तो 100 एनर्जी होगी, किलो कैलोरी होगी आपकी थर्ड लेवल पे। सी आंसर क्या है? थर्ड, मतलब 100, बी आंसर, सी। 10,000 टू 1,000, 1,000 टू 100, ईच ट्रांसफर रिड्यूसेस एनर्जी बाय 90%। अब खुद सोचो, 2 से 5% पीएआर अब्सॉर्ब करता है प्लांट, उसका 10% हमारा एक हर्बीवोर खा रहा है, उसका भी 10% हमारा एक कार्निवोर खा रहा है, और उसका भी 10% एक टॉप कार्निवोर खा रहा है, तो सोचा एनर्जी कितनी ही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है? तो ये सीन है। देन लास्ट थिंग विच इज मार्गदर्शन प्रोग्राम, वी आर विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज, ओके? सो इसका कहने का मतलब यही है कि हम आपके साथ हैं आज से लेकर पहले दिन तक, जब आपका ड्रीम कॉलेज में ड्रीम लेक्चर लग रहा होगा, ठीक है? तो वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल दी syllabus in YouTube platform. Then we will be providing you mock test of, मतलब हर चैप्टर वाइज डीपीपीज मिलेंगी। उसके साथ आपको लीडर बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो आप स्टैंड कहाँ करते हो, ठीक है? देन सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस आफ्टर द पेपर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आफ्टर द पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड है, कौन कौन से वैलिड अभी तक नहीं है, क्योंकि रिन्यूअल मांगते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? देन रेस्क्यू प्लान, कि अगर सपोज कुछ मार्क्स कम आते हैं तो आपका सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है? तो वो काउंसलिंग, वो मेंटरशिप हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है? देन स्मार्ट टूल्स है, 80+ फॉरेंसिक साइंस की कॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया है, जहां पर आप रिसर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है? देन स्कोर प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर टूल, जिस पर हम स्कोर की बेसिस पे आपको कॉलेज बताएंगे, ठीक है? रियल टाइम अलर्ट्स एंड अपडेट्स, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन, नॉट अ सिंगल नोटिफिकेशन फ्रॉम ए सिंगल यूनिवर्सिटी आप मिस करो, है ना? हर दिन हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे कि दिस यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन आया है, तो आप लोग अगर यहाँ पर जाना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को फॉलो करो। करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए खुली है, वहां पे जाओ, करेक्ट करो अगर कुछ गलत हुआ है। डॉक्यूमेंट सबमिशन का विंडो खुला है, 1 दिन तक ही वैलिड है, जल्दी जाओ डॉक्यूमेंट सबमिट करो अगर नहीं करा है, ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं। देन ग्रुप सेशंस विद प्रियांशी मैम। देन आपको अगर क्या बोलते हैं प्रोग्राम ज्वाइन करना है, सो यू कैन scan the QR code. You can also visit the website and contact the number. So the price is very decent, है ना? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है ये, तुम्हारे लिए है। तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा, जैसे तुम 12th के बाद निकलोगे ना, ब्लैंक हो जाओगे, तो बस कुछ करने को तो होगा नहीं, तो अब तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम होता है कि हाउ टू प्रोसेस, कि आप मार्क्स के बेसिस में कैसे एनालिसिस करोगे,
ठीक है, कैसे आपको स्कोर या कॉलेज मिलने वाला है, हर एक कॉलेज का क्या प्रोस्पेक्टस रहने वाला है। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए एंड बहुत ही डिसेंट प्राइस है, दैट इज 2999 रुपीज, है ना। और अर्ली ऑफर है, जल्दी से कर लो, सीट्स जल्दी फिल हो रही हैं इसकी। ऐसा ना हो कि सीट्स फिल हो जाए और आप लोग इसको प्रोग्राम को ज्वाइन भी ना कर पाओ। ठीक है, सो द लास्ट स्लाइड विच इज थैंक यू बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर सक्सेसफुली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यारे तरीके से कवर किया है। एंड हम जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है और उस एग्जाम से मतलब ये जानते हो कि एग्जाम बहुत पास आ रहा है, ये चैप्टर इतने कम टाइम पर हमने इतने अच्छे तरीके से किया है, सो इट विल बी बूस्टर रिवीजन फॉर यू गाइस, राइट। सो ध्यान से सुनना, थरली सुनना, एक दो बार सुनना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना लास्ट में जो दिया है। उसके साथ साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पे, है ना। नया दिन नया चैप्टर की शुरुआत, जिस पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को स्टार्ट करेंगे एंड अपनी बायो की सीरीज को खत्म करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास और टुडेज लेक्चर, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे विच इज दी क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट करना, बताना, फीडबैक देना, डिड यू एंजॉय इट और नॉट। मिलते हैं फिर, ठीक है, दैट इज मी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं।